कहानी की शुरुआत में हम बेन को देख पाते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड जैन और अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी कर रहा होता है। बेन एक फोटोग्राफर है और जैन भी फोटोग्राफी की स्टूडेंट है। वे दोनों पार्टी से वापस जा रहे होते हैं कि तभी जैन अपने गाड़ी से एक लड़की को उड़ा देती है जो सड़क पर इनके सामने पड़ी होती है। हालांकि जैन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाना चाहती है पर बेन उसे मना करता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है, हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि जैन उस लड़की की मदद करना चाहती थी पर बेन के कहने पर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस घटना के कई दिनों के बाद तक वो दोनों परेशान रहते हैं क्योंकि उन दोनों ने किसी को गाड़ी से उड़ा के उसे वहीं मरने के लिए छोड़ आए होते हैं। अब बेन एक फंक्शन में फोटो खींचने जाता है और जब वो फोटो खींच के उनका प्रिंट निकलवाता है तो देखता है कि हर एक फोटो में एक अजीब सी रोशनी है, साथ ही उसमें एक चेहरा भी है। वो सोचता है कि ये प्रिंटिंग के गलती के कारण हुआ है, पर जब वो सीनियर फोटोग्राफर को निगेटिव्स और फोटोज दिखाता है तो वो देखते हैं कि वो लाइट और चेहरा निगेटिव्स पर भी है। बेन की फ्रेंड जैन जब लैब के वाश बेसिन के पास जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ आसपास कोई ना कोई है, शायद कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वाश बेसिन में से कोई बाहर निकलना शुरू कर देता है। ये देख के जेनी पूरी तरह डर जाती है। वो अपना होश खो देती है पर जल्द ही वो होश में आ जाती है और उस कमरे में से बाहर निकल जाती है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद इन दोनों की जिंदगी में अजीब सी घटनाएं घट रही होती है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। बेन के कांधों में भी अचानक से दर्द होना शुरू हो गया होता है। वो पेन इतना ज्यादा होता है कि उससे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करवाता है पर सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलता है। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि बेन की वजन उसके असली वजन का दुगना हो गया होता है। ये बात डॉक्टर और बेन की समझ से बाहर थी। उस तरफ बेन की फ्रेंड जैन एक मैगजीन स्टोर में जाती है जहाँ पर घोस्ट के ऊपर मैगजीन होते हैं। उन मैगजीन में घोस्ट की फोटोज भी छपे होते हैं और जब वो उस मैगजीन के ओनर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि मैगजीन में जितने भी फोटो छपते हैं वो सब के सब नकली होते हैं क्योंकि पढ़ने वाले ऐसी कहानी और फोटोज को पसंद करते हैं। पर वो उन्हें एक दूसरा एल्बम दिखाता है और बोलता है कि इसमें सारे के सारे फोटो असली हैं। ये सारे फोटोज पोलरॉइड कैमरा से खींची गई हैं, जिसमें फोटो खींचते ही उसका प्रिंट बाहर आ जाता है। इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। और जब वो दोनों ये फोटो देखते हैं तो देखते हैं कि हर फोटो के पीछे एक साया है, ठीक वैसा साया जैसा बेन के कैमरे में भी आ रहा था। अब वो वहाँ से अपने घर चले आते हैं। तभी वहाँ बेन का एक पुराना दोस्त आता है। वो उससे एक लड़की के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में पूछता है जिससे बेन परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसके बाद बेन का दोस्त चला जाता है। अब जैन बेन के फोटोज को गौर से देखती है और उससे एहसास होता है कि ये सारे फोटोज बेन के पुराने कॉलेज की तरफ इशारा कर रही थी और वो उसके कॉलेज चली जाती है जहाँ पर एक पोलरॉइड कैमरा होता है। वो उससे उठा लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। वो चारों तरफ देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो उसी कैमरा से अपने सामने की तरफ एक तस्वीर लेती है और जब उस फोटो का प्रिंट निकलता है तो वो देखती है कि उस फोटो में एक लड़की है और ये लड़की वही है जिसका उस रात इनके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और अब यहाँ चारों तरफ हलचल होना शुरू हो जाता है। वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है। ये देख जैन डर जाती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर तभी एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है और जब वो उसे देखती है तो ये फोटो उसी लड़की का होता है जिसका फोटो अभी अभी उसने लिया था, यानी कि उस आत्मा का जो उसकी कैमरा में कैद हो गई थी। अब वो कॉलेज के पुराने मैगजीन देखती है जिसमें बहुत सारे तस्वीर होती है और उन्हीं फोटो में उसे एक फोटो मिलता है जिसमें उसी लड़की के साथ बेन होता है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि बेन उसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो बेन के पास जाती है और उसे वही फोटो दिखा के पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। जिसके बाद बेन उससे बताता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी,
हम दोनों रिलेशनशिप में थे, पर मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई और जल्द ही मैंने तय किया कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा। और जब मैंने उसे ये बात कही तो उसने मुझे बोला कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो बहुत ही शाय लड़की थी। उसकी धमकी सुन के मैं घबरा गया, इसीलिए मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उससे हैंडल कर लेंगे। आज के बाद वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और उसके बाद मैंने उससे कभी नहीं देखा। अब बेन अपने एक कॉलेज के दोस्त के पास जाता है, पर जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और तभी उसका दोस्त बालकनी से कूद के अपनी जान दे देता है, जो देख के बेन पूरी तरह परेशान हो जाता है। ये दोनों अब उसके पत्नी के पास जाते हैं। उसकी पत्नी बेन से पूछती है कि तुम दोस्तों को आखिर हुआ क्या है, जो एक के बाद एक ऊपर से कूद के अपनी जान दे रहे हो। यहाँ पर बेन को ये पता चलता है कि उसके और 2 दोस्त भी ऊपर से कूद के जान दे चुके हैं और ये सब वही दोस्त थे जिनकी हेल्प बेन ने उस लड़की नेट्री के लिए मांगी थी। अब उसको समझ आ जाता है कि जबकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं तो अब आगे उसी की बारी है, इसीलिए वो जैन के साथ नेट्री के घर जाता है जो शहर से काफी दूर होता है। यहाँ पर ये दोनों उसकी माँ से मिलते हैं, जहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि नेट्री ने ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी थी। अब वो लोग नेट्री की कमरे में जाते हैं, जहाँ पर आज भी नेट्री की लाश पड़ी होती है। दरअसल उसकी माँ ने उसका फ्यूनरल नहीं किया होता। ये लोग नेट्री की माँ से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ बताती है कि मैं उसकी जाने का समय को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी मुझसे दूर जाए, इसीलिए उसका फ्यूनरल नहीं किया। ये दोनों उसे कहते हैं कि हमें उसका फ्यूनरल करना होगा, तभी नेट्री की आत्मा को शांति मिलेगी। और किसी तरह वो नेट्री की माँ को इस बात के लिए मना लेते हैं कि अगले ही दिन वो लोग नेट्री का फ्यूनरल करेंगे। रात को वो लोग पास ही के एक होटल में रुक जाते हैं। जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी बेन की ब्लैंकेट को कोई खींचता है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है उसके बेड के पास नेट्री की घोस्ट बैठी होती है, जिसे देख वो डर जाता है। वो खुद को बचाने फायर एग्जिट से भागने लगता है, पर लगातार नीचे जाने के बाद भी वो 4th फ्लोर पे अटक जाता है। हर बार वो बस वही 4th फ्लोर पे ही लौट रहा होता है और तभी उसके सामने जैन आ जाती है, जो उसे अजीब तरीके से देख रही होती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। और अगले ही पल जैन नेट्री में बदल जाती है, जो उसे पकड़ लेती है। वो बहुत डर जाता है और वहाँ से निकल के खिड़की से बाहर आ जाता है और फायर एग्जिट के लिए जो सीढ़ियाँ थी उसके सहारे नीचे उतरने लगता है, पर नेट्री की घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती। और तभी बेन की हाथ छूट जाता है और बेन वहाँ से गिर जाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है जिससे उसकी जान नहीं जाती। अगली सुबह हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद बेन और जैन दोनों ही अपने शहर वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जैन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और बेन ने जो फोटोज खींची थी उन्हें डेवलप करवाती है। और जब वो उन फोटोज को ध्यान से सीरियल में देखती है तो वो देखती है कि नेट्री की घोस्ट धीरे धीरे बुक सेल्फ की ओर जा रहा होता है। अब जैन बुक सेल्फ को चेक करती है। उस बुक सेल्फ के पीछे उससे बहुत सारे निगेटिव्स मिलते हैं जिन्हें छुपा के रखे गए थे। वो उन निगेटिव्स को प्रोसेस करवाती है और जब वो उससे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये सारे के सारे फोटोज नेट्री की होते हैं, जिसके साथ बेन की दोस्तों ने जबरदस्ती की थी। और ये कॉलेज की वही जगह होती है जहाँ उसने पहली फोटो खींची थी और जिस फोटो में पहली बार उसने नेट्री को पूरी तरह से देखा था, जहाँ पर वो फोटो फ्रेम गिरा था, जहाँ पर उससे पता चला था कि बेन और नेट्री एक दूसरे को जानते थे। दरअसल फ्लैशबैक में ये हुआ था कि जब बेन ने नेट्री से रिश्ता तोड़ने की बात किया था, तब नेट्री ने उसे खुदकुशी करने की धमकी दी थी। ये बात बेन ने अपने दोस्तों को बताई थी। उसके दोस्तों ने उससे विश्वास दिलाया था कि तुम चिंता मत करो,
वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और नेट्री जब लैब में काम कर रही होती है तब बेन के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और नेट्री को पकड़ लेते हैं। जब वो लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे तब बेन वहाँ पहुँच गया था। नेट्री ने उससे मदद भी मांगी थी पर उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके हाथ में जो कैमरा था वो उसी हालत में नेट्री का फोटो खींचने लगा। और ये निगेटिव्स वही निगेटिव्स थी जो कुछ टाइम पहले बुक सेल्फ के पीछे जैन को मिली थी। और एक बार बेन का दोस्त भी इन्हीं फोटोज के बारे में पूछने आया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अब जैन को पूरा सच पता चल जाता है कि क्यों नेट्री ने अपनी जान दी थी और क्यों उसने बेन के सभी दोस्तों को मारा और क्यों अब वो बेन को मारना चाहती है। उसके बाद वो बेन के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे सच का पता चल चुका है। अब बेन भी अपनी गलती को, अपने पाप को मान लेता है। वो बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसका पछतावा मुझे आज तक है। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाया। लेकिन अब जैन उसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि उसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता और उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। जैन के जाने के बाद बेन को लगता है कि अब नेट्री उसे नहीं छोड़ेगी। वो उसी के आसपास है और उसके पास वही पोलरॉइड कैमरा होता है जिससे घोस्ट की फोटो खींची जा सकती थी। वो कमरे के चारों तरफ फोटो खींचना शुरू कर देता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उससे गुस्सा आता है और वो उस कैमरे को फेंक देता है और तभी उसी की एक फोटो गलती से क्लिक हो जाती है। और जब फोटो बाहर निकलती है तो वो देखता है कि नेट्री की आत्मा उसके कंधे के ऊपर बैठी हुई है और यही कारण था कि उसके कंधों में काफी टाइम से दर्द था। और जब उसने हॉस्पिटल में वेट चेक किया था तो उसका वेट डबल हो गया था क्योंकि उस वक्त भी नेट्री उसकी कंधों पे बैठी हुई थी। उसके बाद नेट्री उसकी आंखें बंद कर देती है और बेन को कुछ नहीं दिखता। वो इधर उधर घूमने लगता है और लड़खड़ा के वो बालकनी से गिर जाता है जिस तरह उसके सभी दोस्त ऊपर से गिरे थे। लेकिन इस बार भी उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन एक हॉस्पिटल में है जहां जैन उससे देखने आई है। बेन के कंधे अब पूरी तरह से झुके हुए होते हैं और तभी हम देख पाते हैं कि नेट्री अभी भी उसके कंधों पे बैठी हुई है। बेन की दिमागी हालत भी अब पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि उससे पता है कि नेट्री की आत्मा अब भी उसके कंधों पे बैठी हुई है और आज नहीं तो कल वो उससे मार देगी। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।